जब गाड़ी आई और ज़्यादा मैस प्रोड्यूस करनी थी, जॉब्स क्रिएट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, स्टीम ट्रेन जो है बनानी है, पटरियाँ लगानी है, उनको एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, इंटरनेट के अंदर जो है इंटरनेट वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, उसके पीछे कोडिंग चलनी है, उसको तेज़ करना है, कंपनीज टेक कंपनीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। ये वाहिद इस किस्म का टेक का एक चीज़ हो रही है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। 2045 या उससे पहले एक पूरा का पूरा ग्लोबल रीसेट होगा इकोनॉमी का। अच्छा, अगर तो टर्मिनल लगाओ फर्ज करें और वो लिंक्ड हो नादा के डेटाबेस से, और वो मतलब किसी अस्पताल की जिम्मेदारी हो और उसमें एक्सेस ही किसी और चीज़ का ना हो, तो उसके अंदर आप कहें जी ये बच्चा इस दिन इस टाइम इस अस्पताल में पैदा हो चुका है, इस चीज़ की हम तस्दीक करते हैं, या अपना अमला एक बंदा वहाँ बिठा दें और उसके बाद वो नादरा के अंदर जाए चीज़ और आपके घर में आपका जो भी बेफॉर्म या जुवेनाइल आईडी कार्ड जो है वो आपको पोस्ट हो जाए। जो हमने 4 जगहों के चक्कर काटने हैं बच्चे को इस मुल्क का सिटीजन बनाने के लिए या किसी को इस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, उससे बेहतर है कि आप इंटीग्रेट कर दें। मैंने तो सोचा नादर इंटीग्रेट कर रहे हैं सब चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्रिया, लाइक शेयर करें, चलो शायद भी सर कैसे हैं? सेम सेम चल रहे हैं सर। सर ये जो मामला चल रहे हैं टॉक्स के, उनकी वजह से मोटरवे भी बंद अभी तक चल रही है, खबर इस किस्म की है कि बंद ही है। अब सर मोटरवे जब बंद होती है लोगों को बड़ी अजीब किस्म के मसले होते हैं। कुछ लोगों ने अपने काम की वजह से लाहौर वापस आना होता है, कुछ लोगों ने बहुत ज़रूरी काम इस्लामाबाद में करने होते हैं। आपको पता है किसी किस्म का भी जो बड़ा काम होता है या जिसके अंदर कोई मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ है, हर चीज़ वहाँ पे है, किसी किस्म का भी जो काम होता है, किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो इस वक्त मुसीबत पड़ेगी। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट के लाहौर से पिंडी एक फास्ट ट्रेन जो है वो लॉन्च करने का फैसला किया गया है। ये 2.25 घंटे में आपको पिंडी पहुँचाएगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पिंडी चले जाएंगे। पिंडी के साथ ही तो इस्लामाबाद है, थोड़ा सा पिंडी टू इस्लामाबाद का रास्ता अगर किसी को तय करना पड़ा है तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। तो इफेक्टिवली अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद 3 साढ़े 3 घंटों में पहुँचते थे बाय रोड, तो आप लाहौर से पिंडी फास्ट ट्रेन पे जाएँ और पिंडी टू इस्लामाबाद वही 3.25 घंटे टाइप में आप जो है वो पहुँच जाया करेंगे। सर, एक तो ये है कि इस्लामाबाद, पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, तो पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, तो पिंडी जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि 2.25 घंटे में आपको बहुत तेज़ पहुंचा रही है बगैर चलान के, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना मोटरवे लाहौर से पिंडी इस्लामाबाद 3.5 घंटे, वो 3.5 घंटे में तो आप तब पहुंचते हो जब आप कई जगहों पर स्पीड लिमिट की वायलेशन करते हो और रुकते भी नहीं है। और रुकते भी नहीं है। और ये जो है ना, मतलब ये स्पीड लिमिट की वायलेशन भी मैं बता रहा हूँ, पुरानी स्पीड लिमिट की जो होती थी 120, उसकी वायलेशन करने के बाद आप 3.5 घंटे में पहुंचते थे। अब तो वो लिमिट आ गई हुई है 100 पे। तो अब तो आपको पता नहीं कितने चालान करवाने पड़ेंगे 3.5 घंटे में पहुंचने के लिए। और बस जो है ना वो अब एक उससे भी बड़ा अजाब बन गई। उसकी वजह ये है कि सारी बसों को रोका जाता है सॉल्ट माइंस पे, और वहाँ पे फिर जब ज़्यादा सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर एक पुलिस की गाड़ी आती है, वो आगे चलती है, ये पीछे चलती हैं। सो अब अगर आप बस से लाहौर से इस्लामाबाद जाए तो 6 साढ़े 6 घंटे कहीं भी नहीं गए। हाँ, जो कि मतलब इट डजंट मेक सेंस, मतलब वो आधा दिन तो आपका निकल ही गया उसके अंदर। दूसरा सर ये चीज़ें सारी अच्छी हैं। मतलब हमने ट्रेनों के ऊपर अभी रिसेंटली भी बहुत की थी ईद के ऊपर के जी, इजाफी ट्रेनें चलनी चाहिए, ट्रेन्स का माहौल बेहतर करना चाहिए ताकि और लोग मोटिवेट हों ट्रेनों पे जाने के लिए। और उसके साथ साथ सर ये भी है बात कि यहाँ पे कल्चर भी कभी डेवलप नहीं हुआ कि लोग ट्रेन इस्तेमाल करें, वरना बाकी अब दुनिया में जाएं तो बड़े शॉर्ट ट्रैवल के लिए भी लोग ट्रेन जो है इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड जो सबवे होती हैं, हालांकि वो इस तरह वाली ट्रेन नहीं होती, बट वो भी अगेन एक कल्चर डेवलप हो जाता है। मतलब जो आपके दीगर वहाँ पे स्टॉप्स होते हैं उधर एक कारोबारी सिस्टम चलता है। मतलब रुकती रुकती अगर ट्रेन जाएगी, हर स्टॉप के ऊपर कोई छोटी शॉप होएगी, कुछ चीज़ होएगी, कुछ आप खरीदेंगे, कोई इकोनॉमी चलेगी उसकी। तो ये हमेशा ट्रेन ये नहीं होती सिर्फ कि जी मुसाफिर एक जगह से दूसरे, उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी इकोनॉमीज जो है वो भी फिर जो है वो जन्म लेती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक तो, और हम इसको बड़ा वेलकम करते हैं। उसके अलावा सर एक वीडियो आपने सर मुझे भेजी और सर मैं हिल गया, क्योंकि आप भी हिले हुए थे, मैं भी हिल गया कि सर ये इंडिया में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री, सिलाई चल रही है उसके अंदर, और उन्होंने हेडसेट पहना हुआ है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो हेडसेट बेसिकली एआई को उनकी जो कारीगरी है उसको फीड कर रही है फॉर मशीन लर्निंग,
कि कोई मशीन जो है उसको हम ये सिखा देंगे। तो सर इफेक्टिवली ये लोग जो सिलाई नहीं कर रहे, ये अपने इस्तीफे लिख रहे हैं बैठ के वहाँ पे, जो उनसे फोर्सफुली लिए जाएंगे, क्योंकि अगर मशीन सीख गई आज नहीं, साल नहीं, 2 साल बाद जब भी ये मिशन हो जाता है कंप्लीट इस पर्टिकुलर चीज़ का, तो ये लोग आउट ऑफ जॉब है। ये सर आउट ऑफ जॉब है, और जाहिर है अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि ये ना नहीं कर सकते एम्प्लॉयर को कि हम ये हेडसेट नहीं पहनेंगे। सो ये इतनी रूथलेस एक ये दुनिया बनती चली जा रही है, और हर रोज़ खबरें आ रही हैं। मतलब अमेज़ॉन से तो 3-4 दफ़ा आई, अब मेटा से भी आ गई है। 2000 से ज़्यादा डाउन साइज हो रहा है बंदा। वो जो है ना प्रोफेसर जियांग जो है वो जाहिर है वो कई उनकी प्रेडिक्शंस ठीक साबित हुई हैं, कई शायद नहीं हुई। मैंने उनको मुश्किल से 1-2 वीडियोस ही देखी हैं। लेकिन एक चीज़ जो उसने कही है वो तो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जी 2045 या उससे पहले एक पूरा का पूरा ग्लोबल रीसेट होगा इकोनॉमी का। उसकी वजह ये है कि वो मतलब आप खुद सोचो ना कि बदतदरीज आबादी कम हो रही है, ठीक है, मतलब हमारे खत्ते में नहीं, वैसे तो खैर इंडिया में भी कम हो गया रेट, बर्थ रेट, लेकिन वो और बात है कि लोग डाई भी तो स्लोली हो रहे हैं ना, तो वो, लेकिन बहरहाल वेस्ट में तो बहुत बड़ा मेजर एक फ़र्क है, और बल्कि जापान में भी, इवन चाइना। सो लोग कम हो रहे हैं, तो इसके नतीजे में मतलब जो आबादी, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, इनकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, मतलब अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, कि यार वो सब कहते हैं कि यार ये इतने की मार्केट है, मतलब ये इतने अरब लोगों की मार्केट है। तो अगर दुनिया में मार्केटें ही स्क्वीज हो जानी है तो फिर कंजप्शन कहाँ पे होनी है? जब कंजप्शन नहीं होनी तो फिर इकोनॉमी का पहिया कैसे चल। सो ये जो है ना, मतलब वी डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन एक ग्लोबल रीसेट इकोनॉमी का ये होगा, कोई एक नया कुछ दुनिया का निज़ाम निकलेगा। सर उसी तरह देख लेना सर, पहले दुनिया के अंदर से जब ऑटोमोबाइल्स नहीं थी, लोग हॉर्स एंड कैरेज पे चलते थे, उसके अपने मसले थे, और उसके बाद फोर्ड साहब आए, उन्होंने गाड़ी बना दी, उससे एक इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी जो है उसको आप अकाउंट फॉर कर लें, एक शिफ्ट आया। इंटरनेट की बात कर लें, उससे एक शिफ्ट आया। तो ये एआई वाली बात के ऊपर हम, ये तो प्रेसिडेंट है ना इन चीज़ों का, जी कि शिफ्ट आ जाता होता है। अब इन सारों में लेकिन आप देख लें, फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में जब गाड़ी आई और ज़्यादा मैस प्रोड्यूस करनी थी, जॉब्स क्रिएट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, स्टीम ट्रेन जो है बनानी है, पटरियाँ लगानी है, उनको एक जगह दूसरी जगह पहुँचाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। इंटरनेट के अंदर जो है इंटरनेट वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, उसके पीछे कोडिंग चलनी है, उसको तेज़ करना है, कंपनीज, टेक कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। ये वाहिद इस किस्म का टेक का एक चीज़ हो रही है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो उसको दुनिया कैसे हैंडल करती है ये वक्त ही बताएगा, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, और वो जाहिर है हमारा टेवा यही है कि जी मतलब सबका, इंसानों का, कि जी क्योंकि हर दफ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके जो भी रेवोल्यूशन आई, हर दफ़ा ख्याल ये था कि जी इसके बाद तो नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो ख़त्म होने के बजाय वो नई नई नौकरियां निकल आएंगी। तो इसमें भी आप ना घबराएं, नई नई चीज़ें निकल आएंगी। वो बिल्कुल बात ठीक है, इसमें भी नई नई चीज़ें निकल आएंगी। एक ख़ास हद से आगे तो एक्सीलेंस जिसके पास होगी वो तो कोई भी चीज़ सरवाइव कर जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा ये जो दुश्मन है ये है एंट्री लेवल जॉब्स। तो एक बंदा एंट्री लेवल जॉब में आए बगैर एक्सीलेंस कैसे लेगा? मतलब ये निज़ाम ने बदलना है। हाँ, और सर इसका इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक और जगह पे भी आएगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी भी छोड़ दें, स्कूल्स, आप एक एट सर्टन, अभी नहीं, शायद एक जनरेशन के बाद, मतलब अभी ये जो जेन अल्फा चल रही है उस जनरेशन में तो भी नहीं, उससे अगली में शायद है कि सर सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि, और वो उसी तरह का एक दकियन उसी निज़ाम ही चल रहा है ना, मोर और लेस। उसके अंदर कंप्यूटर साइंस ऐड हो गई है, उसके अंदर जी फलानी चीज़ ऐड हो गई है, उसके अंदर एजुकेशन फराहम करने के तरीक़ेकार चेंज हो गए, उनमें टेक इंट्रोड्यूस हो गई, सब्जेक्ट मैटर तो मोर और लेस वही है। शायद एक वक्त है उसके अंदर कि सब्जेक्ट मैटर को सिलेबस जो है उसको रिविजिट किया जाए, क्योंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जब कॉलेज के बाद आप निकलेंगे तो एंट्री लेवल जॉब्स जो भी दीगर हैं उनके लिए तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सर शायद उनको फिर पढ़ाई एक नए तरह से कराई जाए, उनको एआई मॉडलिंग सिखाई जाए। अब जब जो भी तब की चीज़ होगी वो अर्ली एज में यार अपने बच्चे को इसके अंदर एक्सेल करवाओ, क्योंकि जो एआई जो है
फर्ज कर अगर वही उसी ने टेक ओवर करनी है जॉब्स को, तो उसके अंदर रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी लाने की तरफ पढ़ाई की जाए। अच्छा, वो मुझे ना कल एक यंग पेरेंट मिले, वो एक गिला कर रहे थे, अब आई डोंट नो मैन कि वो ठीक कह रहे थे नहीं कह रहे थे, लेकिन वो कहते कि जी अमेरिका वगैरह में अब जो होम स्कूलिंग का रिवाज है, तो वो होम स्कूलिंग जो करवा रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, उनको जब भी किसी मौके पे ये अगर ख्याल आता है कि अब हमने इसको स्कूल में डालना है या अब हमने इसको कॉलेज में डालना है या किसी भी, तो वो उसके जो है ना इक्वलेंस के उन्होंने तरीक़ेकार बनाए हुए हैं कि वो कोई टेस्ट ले लेते हैं या वो देख लेते हैं कि अच्छा आपने घर पे कितना सिलेबस करवा लिया है और ये वो। जीआरई जिसे हाँ, कहते वो हैं। कहते हैं पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपने पहले ऑप्ट कर लिया होम स्कूलिंग और उसके बाद आपने अगर उसको इंटीग्रेट करना है स्कूल में किसी जगह पे आके, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको भी अब देखना चाहिए, क्योंकि अब कई माँ बाप हैं जो कि सोचेंगे कि यार मतलब हम वी डोंट अग्री विद द काइंड ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान स्कूल्स में चलती है। हम इस चीज़ से खुश नहीं है कि इधर छुट्टियां बहुत होती हैं, कभी मुज़ाकरा चल रहे हैं, कभी स्मॉग आई हुई है। तो बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यार वो मतलब इतनी मैं फीस भरूं, इतने मैं बच्चों का आना जाना और वो सारा कुछ करूं, और फिर बीच में जी आज सालगिरह है, आज जो है वो पिंक डे है, आज येलो डे है, तो वो मैं इससे बेहतर है कि एक पेरेंट घर पे रहता है और वो पढ़ा ले उसको यूट्यूब से देख देख के, खान अकेडमी से देख देख के वही बस। वही वही तो वो, लेकिन अगर उसकी बाद में, अब आई डोंट नो इफ ही वाज राइट और रॉन्ग, लेकिन बाद में अगर उसकी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो फिर दैट्स अ बिग हाँ सर, प्रॉब्लम। एक तो देखिए सोशल इंटीग्रेशन है ना, कि वो बच्चा स्कूल जा भी सकता है नहीं, वो तो एक अलग मसला है, उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि एक बच्चा जिसको अगर अब दाखिला चाहिए यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में, या अगर देखें ना पेरेंट्स को किसी भी वजह से ख्याल आया है 8वीं में। अपर प्राइमरी में जाना है अब उसने, हाँ, तो उसके अंदर डेफिनेटली ये स्कूल वाले तो आई थिंक प्राइवेट स्कूल में सर ये होता है कि वो आपकी बात सुन लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी, ये इम्तिहान है 7वीं जमात का, ये वो अपीयर हो जाए, इसमें सिलेबस हम आपको दे देते हैं, आप तैयारी करा के ले आए, अगर तो वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है, उसकी परसेंटाइल फिर ऊपर रखे ना, जाहिर है उनको, उन बच्चों को प्रेफरेंस देनी है, परसेंटाइल ऊपर रखे, अगर तो वो मार जाता है अच्छा 90 प्लस स्कोर जो भी बनता है स्कोर, तो हम रख लेंगे। ये प्राइवेट स्कूल में मानी जाती है। मसला आई थिंक सर सिर्फ आएगा कि अगर आप किसी भी स्कूल सिस्टम से नहीं आए और आप यूनिवर्सिटी जाने जा रहे हैं, यहाँ बैठी है एचईसी, एचईसी की बड़ी अजीबोगरीब किस्म के मसले हैं, जिसमें वो ये बात बिल्कुल मानते हैं कि जी अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेकर आए कि जी आप किस स्कूल से पढ़ के आए हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि सर अगर वो बच्चा ओ लेवल ए लेवल देना चाहता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, वो अलाउड है, मैट्रिक भी मैट्रिक भी प्राइवेट। प्राइवेट दे सकता है, वो दे के आ जाए। हाँ, लेकिन वो प्योरली कहे जी कि मैं तो पढ़ बैठा हूँ, मैंने एग्जाम कोई नहीं देना था, ना मैट्रिक देना था, ओए लेवल था, मैंने एक यूनिवर्सिटी की से तालीम हासिल करनी है तो उसका टेस्ट देते। मेरा नहीं ख्याल किसी यूनिवर्सिटी ने बनाई हाँ, ये नहीं नहीं, चीज़। वो तो नहीं हो सकता, उसको मैट्रिक प्राइवेट तो देना ही पड़ेगा, यहाँ ओ ए लेवल्स, वो तो सारा कुछ होना ही पड़ेगा। बस उसमें तो है कि जाहिर है घर के हालात भी बदलते रहते हैं। मतलब असल तो बुनियादी चीज़ ये है कि स्कूल में ही आपको अगर ख्याल आ गया है कि अभी तक मैंने होम स्कूलिंग करा ली, अच्छा मेरी कैपेबिलिटी ये थी कि मैं एक बच्चे को जो है ना शायद 4वीं जमात तक पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास की बात नहीं है, तो 5वीं में मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चे का। तो इसके आपको रास्ते निकालने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तो अब ये हो रहा है। हाँ सर, देखिए दुनिया भर के अंदर सर देख लें, जो बच्चे बाहर होते हैं कि ऐसी जॉब्स होती हैं जो मूविंग बड़ी करनी होती है, तो एक बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अब जा रहा है, तो अमेरिका में तो ये होता है कि यार इसको सुबह भेज देना, ठीक है, जो उनका पब्लिक स्कूल सिस्टम है, फिर बाकी स्कूलों का अपना निज़ाम। यहाँ आई थिंक प्राइवेट में ये है गुंजाइश, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। मेरे ख्याल में वो सब प्राइवेट स्कूलों का यहाँ पे एक है कि जी हमारा साल नहीं डिसरप्ट हो सकता, एक भी क्लास का मेंबर ऐड करने से हमारा साल डिसरप्ट होता है, वो टीचर को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस बच्चे पे। तो मेरे ख्याल में आपको करवानी चाहिए ज़्यादा एफर्ट, अगर एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो ये तो एक बुनियादी हक है सबका, तो वो होनी चाहिए चीज़। सर बिल्कुल। दूसरा सर, इसी के अंदर से सर हम एक और बात कर लेते हैं, इम्तिहानात की बात हो रही थी सर, एमडी कैट जो आपका मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है, वो कंडक्ट होने को जा रहा है सर। अब उसके अंदर से एक नया लोचा मच गया है, वो ये है कि जो आईडी कार्ड होते हैं 18 के बाद तो आपका बन जाता है नॉर्मल नात्रा का आईडी कार्ड, आप मुझे करें, उसके बाद एक जुवेनाइल आईडी कार्ड भी बनता होता है। एमडी कैट में इस दफ़ा उन्होंने कहा है जी कि जो बच्चे 18 से कम है, जो कि काफ़ी तादाद है, 2 लाख बच्चे ऐसे जो 18 से कम उम्र है, उनको जुवेनाइल आईडी कार्ड अब बनाना पड़ेगा। तो कुछ पेरेंट्स के इंटरव्यूज में पढ़ रहा था इसके अंदर, जिन्होंने खबर की है, ये डॉन ने की हुई है, कि जी ये अच्छा है कि हम अब जो है नादरा के जाके चक्कर लगाएं, फिर वो टाइम पे कार्ड ना आए तो मेरे बच्चे को बैठने नहीं देंगे, उसका एक साल ज़ाया हो जाएगा। सो अगर तो देखिए आपने ये ओवरनाइट करना था तो ये तो बड़ी गलत बात है। अगर तो आपने इसको एंड और कर दे तो बेहतर है कि जी बेफॉर्म ले आए, या फिर
जुवेनाइल आईडी कार्ड लें या पासपोर्ट लें, मतलब पासपोर्ट तो आपका बचपन से भी बन सकता है। सो आइदर और वाली चीज़ जो है ना वो ऑफर कर दें, या फिर कह दें अब से कि जी इस साल हम 1 साल दे रहे हैं सारे बच्चों को जो अभी एमडी कैट के लिए नेक्स्ट ईयर रिपेयर होंगे, आपने जुवेनाइल आईडी कार्ड जो है बनवा लें। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ, एंड और होना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि आपने मल्टीपल सिस्टम रखा हुआ था ना, तो अब बर्दाश्त करो। अब आप कैसे कह सकते हो कि नहीं हम सिंगल सिस्टम पे जा रहे हैं उन बच्चों को जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बनवा चुके हैं। असल तो सवाल ये है कि आज की तारीख में भी जो बच्चा पैदा हो रहा है, जब आप उसका नादरा जाते हो तो वो आपको ऑप्शन ही क्यों देते हैं कि बेफॉर्म बनवाना है या आईडी कार्ड बनवाना है? खत्म करो ना एक चीज। मतलब आज की तारीख में आप 2 ऑप्शन, और उनसे पूछो कि जी मैं क्यों बनवाऊं, तो देख लें जी आपकी मर्जी है। वो कुछ स्कूल वाले वो मांगते हैं, कुछ स्कूल में ओके, फिर वही बात क्यों भाई। मतलब एक मुश्तरका कर दें कि जी अब जब बच्चा पैदा होएगा, सर मैं तो वैसे भी सर इस चीज़ के ऊपर आई डोंट नो ये कितना को मुश्किल है, बट आई डोंट थिंक ये इतना मुश्किल है कि हर प्राइवेट एंड पब्लिक अस्पताल में, ख़ास तौर पे जहाँ पे देखें 2 चीज़ें तो हर वक्त हो रही होती हैं अस्पताल में, को पैदा हो रहा होता है और खुदा ना खास्ता हो किसी के साथ, लेकिन किसी का इंतकाल हो रहा होता है अस्पताल में ही अमूमन हो रहा होता है। लेकिन चलो जिसका घर पे हो जाए उसको भी डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए होता है ना किसी न किसी, ये भी एक निज़ाम है। सो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि जी वहाँ पे एक आप सिस्टम दे दें, जिसकी डेथ भी हो जाए उसको 1122 वाले एक दफा ले तो जाते हैं। हाँ, आप एक सिस्टम लगा दें, वहाँ पे एक टर्मिनल लगा दें नादरा का, और अस्पताल के अंदर किसी एक बंदे की ड्यूटी हो कि जी जब को बर्थ हुई है तो आप वो डेटा जो सोचो, जो अस्पताल वाले तो हाथ से लिखते हैं ना, या कुछ कंप्यूटराइज देते होंगे, लेकिन वो कंप्यूटराइज की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है। फिर जी आप ऐसा करें, अब आप अपने यूनियन काउंसिल जाएं और वहां से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, या यूनियन काउंसिल बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाएं, या डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाएं जी अब यूनियन काउंसिल भाई क्यों। अब मैं अगर उसके बाद फिर नादरा भी जाओ, और फिर नादरा जाए और फिर आपको या तो बेफॉर्म मिलेगा या कैंसिलेशन ऑफ आईडी कार्ड मिल जाएगा। नादरा डेथ सर्टिफिकेट तो उस तरह से नहीं बनाता, कैंसिलेशन ऑफ आईडी कार्ड बना देता है, वो भी जरूरी चीज है, वो भी हमने करना है कि जी कैंसिल कर। अच्छा, अगर तो टर्मिनल लगाओ फर्ज करें और वो लिंक्ड हो नादरा के डेटाबेस से, और वो मतलब किसी अस्पताल की जिम्मेदारी हो और उसमें एक्सेस ही किसी और चीज का ना हो, तो उसके अंदर आप कहें जी ये बच्चा इस दिन इस टाइम इस अस्पताल में पैदा हो चुका है, इस चीज की हम तस्दीक करते हैं, या अपना अमला एक बंदा वहां बिठा दें और उसके बाद वो नादरा के अंदर जाए चीज, और आपके घर में आपका जो भी बेफॉर्म या जुवेनाइल आईडी कार्ड जो है वो आपको पोस्ट हो जाए। जो हमने 4 जगहों के चक्कर काटने हैं बच्चे को इस मुल्क का सिटीजन बनाने के लिए या किसी को इस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, उससे बेहतर है कि आप इंटीग्रेट कर दें। मैंने तो सोचा नादरा इंटीग्रेट कर रहे हैं सब चीज़ों को। हाँ जी। और वो तो अब तो खैर अपने लैपटॉप से करने की सहूलत होनी चाहिए। हाँ। शायद हो भी गई हो, अगर हो गई तो प्लीज़ बताएं। सर एक और बड़ी मज़ेदार की खबर ये है कि हाई कोर्ट ने ये एक रिमार्क दी है, जो कि हम अक्सर ये बात करते भी थे और मेरे ख्याल में बाहर ऐसे ही होता है कि आप जब किसी शख्स ने अगर कोई वायलेशन की है ट्रैफिक की, उसको रोकें, फिर उसको रोक के आप और भी चीज़ें पूछ लें उसको, फिर आप मतलब उससे आईडी कार्ड भी मांग लें, उससे कागज़ भी मांग लें गाड़ी के, नहीं होता तो उसकी भी पेनल्टी डाल दें। लेकिन एक बंदे ने कोई मसला किया ही नहीं है, उसको नाजायज़ हाथ दे के रोके उससे पूछताछ करना जो है ना, ये गलत बात है। तो हाईकोर्ट के लिए आप ना करें। हाँ तो सर वो हो ये रहा है कि बेसिकली इन ट्रैफिक पुलिस वालों के ऊपर भी बड़ा सीटीओ लाहौर कह लें, मरीम नवाज कह लें, और दीगर और जो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जी सेफ सिटी चूंकि लग गया है, चलान लोगों के हो रहे हैं, रिकवरी उतनी नहीं हो रही, तो अब आप नाकाबंदी के ज़रिए जो है आप गाड़ियों को रोक रोक के उसके बाद अपने टर्मिनल के हाथ में होता है उस पर चेक करें जी कि कितने चलान हैं इसके। अगर तो वो ढेर सारे चलान हैं तो उनको क्या मौके पे करें, वरना गाड़ी बंद है आपकी। अच्छा, ये होना शुरू हो गया। ये बहुत लोगों के साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। अब इसमें सिर्फ एक मसला है कि मेरे साथ जब ये लास्ट टाइम हुआ तो मैंने तो फटा डाल दिया। मैंने कहा जी कि आप मुझे ये दिखाएं कि 1 महीना होता है मेरे पास चलान की पेमेंट करने का, मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरा चलान हुआ है तो मैंने 24 घंटे के अंदर उस चलान को पे करना है। आप 1 मंथ लिखते हैं चलान की स्लिप के ऊपर, क्या मेरे सारे चलान जो हैं उन वो 1-1 महीने से ऊपर हो गए हैं? तो फिर तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अगर तो मेरे पास अभी टाइम है कुछ का, तो मैं टाइम पे दूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं दूंगा विद इन द टाइम लिमिट, और जो मेरे अभी तक ड्यू हो गए वो मैं आपको दे देता हूँ चलान जो है। एक तो ये आप ये सारे जो है ये भी पूछा करें वहाँ पे, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको या तो छोड़ देंगे या कि आपसे मैच डाल लेंगे। दूसरा कि सर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर तो किसी ने विंडोज टिंट कराई हुई अपने काले शीशे किए हैं, वो तो इलीगल है, उसको रोकें आप। अब मैंने ना काले शीशे किए हुए, ना मैं स्पीड लिमिट वायलेट कर रहा हूँ, मुझे अगर रोक लिया आपने
तो ये तो फिशिंग चल रही है ना सर बेसिकली, कि जी फिशिंग फॉर चलान्स वाली गेम चल रही। तो ये हाईकोर्ट ने कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। और अगर तो ये चीज़ हाईकोर्ट की तरफ से जा चुकी है, तो अब आप ट्रैफिक पुलिस को कहें जी कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, मैंने वायलेशन क्या की है। बिल्कुल। और अगर कोई वकील देख रहा है तो प्लीज़ मेरे बिहाफ पे केस कर दें। इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी के ऑनलाइन चालान खुलते ही नहीं है, उनके पोर्टल पे खुल जाते हैं, वेबसाइट पे खुलते ही नहीं है। देर इज़ नो वे फॉर मी टू चेक के चालान कितने हैं, मुझे तो पुलिस वाला रोकता है तो मैं देता हूँ। हाँ, और सर चेक करने भी नहीं चाहिए चलान सर, उसको रहने दें सर, आप जब को रोकेगा तो दे देंगे सर। बाकी इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।